नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ दिल्ली से उमाकांत लखेड़ा जी जुड़े हैं। लखेड़ा जी का कोई परिचय देने की आवश्यकता वैसे नहीं है, मगर पिछले 30-35 साल से आप संसद कवर कर रहे हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, और आज जो बात करना है उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। लखेड़ा जी मेरे ख्याल से दिल्ली में रहते हुए दोनों प्रतिद्वंदी के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, और आने वाले दिनों में यानी 9 सितंबर को जब चुनाव होगा तो क्रॉस वोटिंग होना है, ऐसा तो लग ही रहा है। मगर लखेड़ा जी जिस प्रकार से उसका विश्लेषण करेंगे, हमारे दर्शक चाहेंगे कि वो वास्तव में मोदी शाह की फजीहत कैसे होने वाली है। मान लीजिए कि कुछ लोग ही क्रॉस वोटिंग करें और एनडीए का कैंडिडेट जीत भी जाए तो भी उनकी फजीहत होना है, और मान लीजिए कि विपक्ष का उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी यदि जीत जाते हैं तेलुगु अस्मिता के नाम पर, तो भी मोदी शाह की फजीहत होना है। यानी दोनों स्थिति में उनकी फजीहत होना है। मगर हम चाहेंगे कि उमाकांत लखेड़ा जी हमें इसके बारे में अवगत कराएं। लखेड़ा जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है, और हमारे दर्शकों की ओर से भी आपका स्वागत करते हैं, और आपसे अनुरोध है कि आप इस पर बात प्रकाश डालें। लखेड़ा जी। जी जी, थैंक यू देसाई साहब और आपके तमाम जो दर्शक हैं। मुझे तो ये पता लगा कि आपके विदेशों में भी बहुत सारे दर्शक हैं, भारत से बाहर भी आपके दर्शक हैं। तो उन सभी को, जो दुनिया के देशों में हैं आपके दर्शक, उन सबको अभिनंदन है मेरा। और आज देखिए, जो आपका टॉपिक है आज का, वो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का इलेक्शन है। उपराष्ट्रपति का बहुत बड़ा महत्व नहीं है, बहुत बड़ा स्पेस नहीं है। हमारी जो सिस्टम है, बहुत लिमिटेड स्पेस है उपराष्ट्रपति का। वो इसलिए कि वो चेयरमैन भी होते हैं अपर हाउस के, राज्यसभा के। वही उनकी एक इम्पोर्टेंस है हमारे सिस्टम में। अदरवाइज वो एक सेरेमोनियल पोस्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई वो फाइल तलब नहीं करते, ना कोई सो मोटो डाल सकते हैं, ना इशू कर सकते हैं। कुछ लेना देना उनका सिस्टम में नहीं है। तो एक ये है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, व्हेन देयर इज नो प्रेसिडेंट इन द कंट्री, और आपको कोई संवैधानिक संकट देश में खड़ा हो जाए, तो वो एक केयर टेकर के रूप में वो ऐसा हुआ है। भारत के पहले हुआ है कि जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने केयर टेकर प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिला दी, वोट दिला दी सरकार को, या कोई इमरजेंसी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा दी। और उपराष्ट्रपति के चुनाव चूंकि बहुत बड़ा महत्व का नहीं होता है, तो मैंने जो देखा है पिछले 5-6 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन देखे मैंने, तो मैंने देखा कि बड़े लोग की अफेयर होता है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। एक फॉर्मेलिटी होती है, जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसका एक कैंडिडेट होता है, और वो कैंडिडेट जीत जाता है, कोई स्टेक भी नहीं होता। और आमतौर पर जो रूलिंग पार्टी होती है, वो अपने कैंडिडेट को जितवा देते हैं, क्योंकि उनको अपर हाउस को कंट्रोल करना है। ये देखा जाता है कि जो पर्सन है वो थोड़ा लिखा पढ़ा होना चाहिए, ही शुड हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यही उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या हुआ कि इस बार जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया है कि इन्होंने एक तुरुप का पत्ता चला, मोदी एंड अमित शाह ने, कि हम तमिलनाडु से ले आते हैं, और जिनको कैंडिडेट बनाया, ही इज ए वेरी नाइस जेंटलमैन। कोई वो, मतलब मेरे हिसाब से जो मैं उनको जानता हूँ, तो बड़े सिंपल आदमी है, वो बहुत सरल आदमी है, बड़े इजीली बात करते हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, लिखे पढ़े हैं। तो उनको इन्होंने पिक किया कि वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे, तो इन्होंने कहा एक बैकग्राउंड भी है उनका, और उनको पिक कर दिया। क्यों पिक किया? कि वहां डीएमके जो अलायंस है, इंडिया अलायंस का, स्टालिन की पार्टी, और वो रूलिंग पार्टी है वहां पर, तो ये एक्सेस करने की कोशिश की इन्होंने। तो इन्होंने सोचा कि हम इस बहाने एक डीएम द्रविड़ कैंडिडेट दे करके हम ऐसा करेंगे कि स्टालिन को कंफ्यूज कर देंगे, और उससे क्या होगा कि स्टालिन जो है द्रविड़ अस्मिता के नाम पर जो है डीएमके को वोट करेगा, और इंडिया अलायंस से वो आइसोलेट हो जाएगा। तो लेकिन क्या हुआ कि ये एकदम उल्टा पड़ गया, दांव जो है उल्टा पड़ गया। एक तो बड़ी पॉलिटिकल लाइन ले ली डीएमके ने, उसने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है,
ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। मोदी एंड अमित शाह जो भी करते हैं या इनकी पार्टी जो भी करती है, ये कोई हमारा कोई पर्सनल कुछ नहीं है इसमें, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। आप द्रविड़ कैंडिडेट दो या नॉन द्रविड़ कैंडिडेट दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो है पूरी तरह विचारधारा के आधार पर बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए काम करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अब डीएमके के साथ सबसे बड़ी बात है कि उनके एमपी बहुत हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, और स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है, तो दे हैव नथिंग टू लूज वर्चुअली। ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 महीने में इलेक्शन हो रहा है और वो इलेक्शन में ये इश्यू बन जाएगा, द्रविड़ अस्मिता का इश्यू। तो अपोजिशन अलायंस ने बड़ा तुरुप का पत्ता किया और उन्होंने इनको ढूंढ निकाला, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को। ये 12-13 साल 15 साल पहले रिटायर कर गए थे और ही इज अराउंड 78-79। तो इनको लगा कि अगर इनको हम, उसका इमेज खराब इमेज नहीं है, लिखा पड़ा है, रेड्डी है और जो संयुक्त आंध्र प्रदेश है वहां का निवासी है, अभी तो तेलंगाना में रहते हैं आंध्र प्रदेश में, तो वो तुरुप का पत्ता लगा। अब क्या है कि ये एक किस्म से बड़ी मुश्किलात हो गई इनको। मुश्किल ये खड़ी हो गई कि अगर हम तेलुगु और ये जो वोट है वो अगर तेलुगु वोट हम सपोर्ट ले लेते हैं तो इजीली हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। 3-4 पार्टी है बड़ा जिनका तेलंगाना में स्टेक्स है और आंध्र प्रदेश में स्टेक है। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं और उनके एमपी भी 16 एमपी हैं लोकसभा में। ये वो इनके साथ सबका वो एनडीए के पार्टनर है, उनके लोग मोदी सरकार में शामिल हैं तो वो एनडीए का ऑफिशियल पार्टनर है। तो चंद्रबाबू नायडू ने सीधा जैसे कैंडिडेट घोषित हुआ उसके 2 दिन बाद वो दिल्ली आए और उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए, हम तो एनडीए का पार्टनर है, एनडीए के साथ रहेंगे। उसके बाद जगनमोहन रेड्डी ने बोल दिया कि नहीं हम तो वी आर द इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ द एनडीए, एनडीए मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है। और एक और प्लेयर है इसमें, उसका नाम है केसीआर, बीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव। वो भी, ये तीनों का एक ही कहानी है, तीनों ही केसेस में फंसे हुए। चंद्रबाबू नायडू ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, क्या क्या केसों में फंसे, वो जेल भी गए। जगनमोहन रेड्डी ने उनको जेल में डाला। जगनमोहन रेड्डी खुद केस में फंसे हुए हैं कांग्रेस के जमाने से। चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे और कांग्रेस से इनका झगड़ा इसलिए हुआ कि ही वांटेड टू बिकम द चीफ मिनिस्टर, और कांग्रेस ने कहा कि भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि पिताजी की जगह बेटे को बना दो, पार्टी तय करेगी। तो वो रिवोल्ट कर गया, उसने अलग पार्टी बना दी और 2 बार सीएम हो गया। अब सवाल यह है कि उसके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं वो कांग्रेस के टाइम से चल रहा है, वो जेल में भी रहा। कौन? जगनमोहन रेड्डी। अब सवाल आ गए के चंद्रशेखर राव। तो के चंद्रशेखर राव भी पहला प्लेयर है वो, और बड़ा तेज प्लेयर है वो, इन दोनों में से थे। उसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। इधर से वो कहता है कि वी आर विल सपोर्ट मोदी गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन पत्ता नहीं खोला उसने। तो समस्या ये हो गई कि तीनों प्लेयर हैं और तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं, और तीनों ही अगर कुछ भी तेलुगु अस्मिता के नाम पर थोड़ा सा फिसल गए तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन है, ये इसको कहते हैं हिंदी में या गुजराती में कहते हैं, आपके यहाँ भी बोलते होंगे, ये इलेक्शन फंस गया है। फंस गया है, फंसा हुआ इलेक्शन को कैसे बाहर निकालेंगे ये देखने की बात है। जी जी सर, ये जो कि एनडीए के कैंडिडेट है राधाकृष्णन, वो तो वैसे सनातन धर्म, तमिलनाडु में सनातन धर्म को स्थापित करने का जो भाजपा का एजेंडा है, और दूसरी ओर पेरियार का जो एजेंडा है। सर आपका जरा कैमरा, हाँ ये वो कोई कॉल आ गया। पेरियार के उसी पर चलने वाले डीएमके और अन्ना डीएमके हैं। यदि डीएमके बीजेपी के साथ है तो उनको कोई हर्ज नहीं है। डीएमके यदि कांग्रेस के साथ है तो उनको है ना, उनके खिलाफ वो कुछ भी बकवास करेंगे। आजकल वही हो रहा है। तो ऐसा है कि वहां पर वो 2 बार एक यानी कंस्टिट्यूएंसी 2 बार जीते थे, 2 बार हारे थे, यानी उतने लोकप्रिय तो तमिलनाडु में है नहीं राधाकृष्णन। दूसरी बात, झारखंड के
राज्यपाल होते जब थे, तब उन्होंने ही हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे उनका इस्तीफा लिया था और उनको जेल में जाने के लिए भेजा जी गया था। इस पर जी। आप क्या कहें? देखिए साहब, ऐसा है कि जो सीपी राधाकृष्णन है, सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का जो राज्यपाल बनाया गया, तो उनको कोई चैरिटी करने के लिए इन्होंने नहीं बनाया था। वो वहां से उनको बना करके उनको जितने गलत काम हो सकते हैं, असंवैधानिक काम हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ही इज ए वेरी जेंटलमैन। ये मैं आपको कह सकता हूँ, जो मैं उनके बारे में जानता हूँ। बहुत अच्छे आदमी है, बड़ा जेंटलमैन है। लेकिन जेंटलमैन को किसी पोस्ट में बिठा के उससे जो हेमंत सोरेन को जेल में भेजना, उनके खिलाफ झूठे केस लगाना, जिसमें कोर्ट ने कहा सारे झूठे केस हैं इनके खिलाफ, कोर्ट ने कह दिया वो यस, तो बेसिकली जो सीपी राधाकृष्णन साहब हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से, उनका कोई झगड़ा नहीं था। बेसिकली उनसे जो भी गलत काम करवा रहे थे, आपको पता है बहुत अच्छा, आपने तो पीएचडी किया हुआ है इन लोगों पर। तो ये सारे लोग ये यहाँ से गलत काम करने के लिए, क्योंकि इनको झारखंड का चुनाव जीतना था। इनको लगता था कि अगर हम हेमंत सोरेन को जेल में डाल देंगे तो झारखंड एक रिच स्टेट है, मिनरल रिच स्टेट है, वहां बहुत पैसा है। इनके जो कॉर्पोरेट जो फ्रेंड्स हैं, अडानी अंबानी, इनके और मैं दसियों लोगों के नाम जानता हूँ। इनके जी, पूरे स्टेक्स है वहां, खनन के मामले में, फॉरेस्ट है, खनन है, बहुत सारे स्टेक्स है वहां। और वहां पर ये नेचुरल, बहुत सारे नेचुरल चीजें हैं जो बड़ा दुर्लभ चीजें हैं, जो कहीं कहीं नहीं है, वो झारखंड में है। तो इनको जी, लगा कि ये कंट्रोल में आ जाएगा, तो ये जो गाय दूध देने वाली है, एक और गाय, वैसे दूध देने वाली तो सारी गाय इनके पास है, इंक्लूडिंग गुजरात। लेकिन इनको लगा कि एक दूध देने वाली गाय एक और आ जाएगी, तो वो दूध देने वाली गाय वो इसके हाथ से फिसल गई और शिबू सोरेन जीत गए और सहानुभूति ले ली। अब उनका काम हो गया, तो उनको सीपी राधाकृष्णन साहब को महाराष्ट्र में शिफ्ट कर लिया। महाराष्ट्र में वो राजभवन में जो भी काम किया होगा, देखिए वो जो कुछ भी करते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं करते, ऐसा आदमी नहीं है वो। उन्होंने जो तो भी किया वो इनके कहने से भी किया। और जो भी गवर्नर है, देखिए सत्यपाल मलिक ने तो, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, 2 हफ्ते पहले उनकी डेथ हो गई। लेकिन सत्यपाल मलिक ने तो इनके बारे में जो कोरा चिट्ठा है वो तो पूरे दुनिया के सामने रख दिया कि ये किस तरह के लोग हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ये सत्ता में बने रहने के लिए, चुनाव जीतने के लिए एन केन प्रकार, चाहे कुछ भी गलत काम करना पड़े, चाहे देश की सुरक्षा से समझौता करना पड़ जाए, कुछ भी जिसको कहते हैं ना कि इलीगल काम भी करने पड़ जाए, असंवैधानिक काम करने पड़ जाए, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले काम पड़ जाए, कुछ भी करना पड़े, वो चुनाव जीतना है। तो इन्होंने चुनाव जीता। आपको पता है पुलवामा में क्या हुआ, पूरे देश को पता है, बताने का जरूरत नहीं है क्या हुआ। आज तक वो जांच रिपोर्ट नहीं आई। जो सवाल सत्यपाल मलिक उठा रहे थे उनका जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई। बहरहाल ये अलग इश्यू है, लंबे ऐसे दर्जनों किस्से हैं कि जब ये देश के संविधान के साथ समझौता करके एक ही लक्ष्य है, चुनाव जीतना। चुनाव अगर सत्ता में रहेंगे आप तो सारे गलत काम करेंगे, और दूसरा सत्ता में रह करके जितने देश में इनकम्पिटेंट लोग हैं उनको अच्छी अच्छी पोजीशन पे बिठा के उनसे गलत काम करवाना, उनसे प्रेशर करवाना, उनसे गलत काम करवाना। मंत्रिमंडल में भी यही है। देखिए कौन कौन लोग जानते हैं मंत्रिमंडल में 4-5 लोग के अलावा क्या है। एक वो जी, जो मिस्टर वैष्णव है, उनके पास 3 मंत्रालय है, वो जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स। बाकी गुजरात कैडर के 3 जज तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, अभी एक और जी, पंचोली साहब भी पहुंचा दिए। तो सवाल ये है कि कोई जब कोई काम करते हैं ये, तो इनको कोई शर्म नहीं होती, इनको कोई लिहाज नहीं होता कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। ये बड़ा ब्रिचुअली ये एक्ट करते हैं, और इनको किसी की प्रतिष्ठा दांव पे लग जाए, सीपी राधाकृष्णन की प्रतिष्ठा दांव पे लग जाए, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न ये है, सवाल ये है कि आप जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो आपकी पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के, आज हालत यह है कि वो एमपी से डरे हुए, बीजेपी के एमपी से डरे हुए। उसका कारण क्या है? 1 महीने पहले दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का इलेक्शन हुआ, तीन जी, चार हफ्ते पहले, और जी, उसका जी, रिजल्ट आया। उसके रिजल्ट में अपोजिशन ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, क्योंकि उनको पता हमारा कैंडिडेट हार जाएगा। तो बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी खड़े थे, 25 साल से वो है उस पोस्ट में, अच्छा काम किया उन्होंने। अब क्या है कि इन्होंने उनको मैसेज भेजा कि आप मत खड़े होइए, ये खड़े होंगे दूसरे सज्जन। अब खड़ा कर दिया वो, इनका जो कैंडिडेट था। तो अमित शाह और उनके जो लोग थे, क्लियर कट मैसेज भेजा गया कि भाई ये संजीव बालियान को जिताना है,
राजीव प्रताप रूडी को हराना। अब राजीव प्रताप रूडी का वो भी 4-5 बार का एमपी हो गए, 5 बार का, 6ठे बार का एमपी हो गए। उन्होंने भी अपना दांव चला और अपोजिशन के वोट मिल गए उनको, और अपोजिशन वोट वो 100 वोट 103 वोट से जीत गए। तो अब इनको ये डर सता रहा है कि यहाँ भी यहाँ भी वहां भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शंस में कोई व्हिप का लागू नहीं होता है। वो तो प्राइवेट क्लब है एमपीज का, एक्स एमपीज का प्राइवेट क्लब है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनको लग रहा है कि अगर ये फॉर्मेट अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का फॉर्मेट यहां भी लागू हो गया तो इसमें दिक्कत क्या है? एक तो ये सीक्रेट बैलेट होता है, एक तो प्रॉब्लम इनको है ये, और दूसरा क्या है, इसमें व्हिप नहीं होता। अगर सीक्रेट बैलेट में व्हिप होता ही नहीं है, व्हिप का रूल नहीं है, आप अंतरात्मा की आवाज से वोट करते हैं। जब आप अंतरात्मा की आवाज से वोट करते हैं तो आज की तारीख में बीजेपी के कम से कम 100 एमपीज हैं जो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। मुझे डाउट है ये तो बीजेपी के। लखेड़ा साहब, आपने कहा कि 100 एमपीज ऐसे हैं जो अंतरात्मा की आवाज से वोटिंग करें, ऐसे लगता है? मेरी रिपोर्ट है, देखिए आज तक मेरी रिपोर्ट है। वो 3 दिन बाद क्या होगा, 9 तारीख को क्या होगा, ये हम 9 तारीख को बताएंगे। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट है मेरे पास है कि बीजेपी के एमपीज असंतुष्ट हैं, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो बिहार के हों या बंगाल के हों। होता क्या है कि आप उनको तब ढूंढते हैं किसी को उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी काबिलियत है, योग्यता है, उसके आधार पर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो। आप मिनिस्टर्स ऐसे लोगों को बनाते हो जो ब्यूरोक्रेट्स है, उसको 4 मंत्रालय की 3 मिनिस्ट्री दे दिया। अरे भाई, जनता ने किसको वोट दिया है, वो 40 साल से पॉलिटिक्स कर रहा है, उसका भी तो रिस्पेक्ट है ना अपने इलाके में। सब हमारा आदमी को मंत्री नहीं बनाया, मंत्री बनाते तो हमारे यहाँ सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, फैक्ट्री, दुकान, मकान कुछ बनता, तो वो सब हुआ नहीं। तो अब वो ये क्यों नहीं बनाते कि इनका एक स्टाइल है, आपने गुजरात में देखा, इनका स्टाइल है कि पूरे घर के बदल डाल दिए, पूरा मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर के चपरासी तक चेंज कर दिया। तो ये इस तरह की डिक्टेटरशिप में वो एमपी ने कह दिया बहुत हो गया। और तो कोई एमपी यदि डिफेक्ट करने की ताक पर है तो अमित शाह उसको डराते धमकाते हैं। साहब, कोई लिमिट नहीं है, डराने धमकाने की तो कोई लिमिट ही नहीं। और कई एमपी इस बात से नाराज हैं कि मुख्यमंत्री उनके काम नहीं करते। बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या इधर यूपी हो, या वो कहते हैं साहब राज्य सरकार हमारे काम नहीं करती, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे फोन नहीं उठाते। लोग एमपी की क्या कंप्लेंट होती है, एमपी के छोटे मोटे काम होते हैं। आप आए, आपके किसी आदमी को पुलिस ने तंग किया, आपने एसएसपी को फोन किया कि भाई ये आदमी को क्यों परेशान किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो एमपी उनका काम नहीं करता। क्यों? एमपी को पता है ये तो गुड बुक में है ही नहीं। जो एसएसपी है वो तो उसका गॉड फादर तो दूसरा है, दिल्ली में बैठे हैं गॉड फादर, तो वो उसका एमपी से घास नहीं डालता, काम नहीं करता। तो ये छोटी छोटी जो रोज प्रॉब्लम है, एमपी को रोज प्रॉब्लम आ रही है स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शनिंग से, चाहे वो गुजरात हो। गुजरात के बारे में तो आप ज्यादा जानते हैं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। गुजरात में मनसुख वसावा तो खुले तौर पर बोलते हैं और भरत डाभी छिपे आवाज में बोलता है, यानी उनके एमपीज जो भाजपा के एमपीज है। फिर मोकरिया है, वो भी परेशान है, अभी बोलने लगे हैं कुछ लोग। तो क्या है, सिचुएशन ये है कि देखिए वो भी तो एक एमपी भी तो इंसान है ना, वो भी तो हमारे और आपकी तरह ह्यूमन बीइंग है। इतने लोगों ने उसे इलेक्ट करके भेजा है, तो अब सवाल ये है कि आप उसका काम नहीं करते या वो परेशान है, वो नाराज है। देयर इज फॉर सर्टेन बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम, बीजेपी में स्टेट सेंटर जो भी है, और उसको आप इग्नोर करते, मंत्री नहीं बनाते। हाँ, कोई आप जो है उसको कोई जेपीसी में उसका मेंबर बना देंगे, उसको चेयरमैन बना देंगे। जो जेपीसी का चेयरमैन आप बनाएंगे किसी को, जैसे जगदम्बिका पाल को वक्फ बोर्ड पे जेपीसी का चेयरमैन बनाया, वो 7 बार का मेंबर पार्लियामेंट, कांग्रेस से आए हुए हैं वो, उनको आपने मंत्री बनाया भाई। वो 2 दिन के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे वो यूपी के। तो आपने उनको कुछ बनाया, वो जो है उनको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना के तो आपने सांप को गले में डाल दिया ना। क्या मिला उनको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन से? आपने जो सांप उनके गले में डाल दिया, वो वक्फ बोर्ड लेके घूमे जा रहा है। तो सवाल ये है कि आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनको मैं निजी तौर पर जानता हूं जो बहुत नाराज हैं,
और मुझे नहीं लगता कि देखिए वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन वो नाराज हैं। अब वो ऐसे लोगों ने अगर क्रॉस वोटिंग कर दी जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन में हुई थी, हुई तो है नहीं, कार्रवाई आप किसी पे कर नहीं सकते हो, वोट आप किसी को दिखा देख के वोट दिला नहीं सकते हो। लोग चुपचाप वोट करेंगे, तो लोगों का गुस्सा वाइस प्रेसिडेंट से नहीं है, सीपी राधाकृष्णन से कोई गुस्सा नहीं है, वो मिले नहीं है, वो जानते नहीं सीपी राधाकृष्णन, वो इन दोनों को जानते हैं, ये जो दिल्ली में सत्ता चला रहे इनको जानते हैं वो, और मुख्यमंत्री को जानते हैं। अब एक एमपी साहब वहां के मध्य प्रदेश के हैं, वो एमपी कह रहे हैं साहब ये जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर यादव मध्य प्रदेश के, वो उनके काम नहीं करते हैं, उनसे बात नहीं करते, मतलब तो ये जो चीजें हो रही है तो लोगों को लगता है। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी लोकसभा का नेक्स्ट इलेक्शन होता है वो भी 3.5-4 साल बाद होना है, 3.5 साल बाद होना है, अभी इमीडिएट कोई खतरा नहीं है। अगर ये 2029 के लोकसभा चुनाव के 3 महीने पहले वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता तो सारे एमपी हाथ जोड़ते कि माई बाप हमारा टिकट मत काट देना, जो कहोगे हम करेंगे। अभी तो टिकट कटने का कोई डर भी नहीं है, डर नहीं है, डर नहीं है, सही बात। इन्होंने लोगों को अपने एमपी को इतना डरा रखा है, तो जब आप एक कॉमन सेंस है कि जब आप ज्यादा किसी को डराते हो ना तो फिर डर के उनका डर खत्म हो जाता है। तो लगा आज 3 साल बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो अभी जो रिवेंज है पार्टी के भीतर, जो बगावत है, वो बगावत जो है वो अंदर ही अंदर है, डर के मारे कोई बोलता नहीं है। आपको पता ही है, कोई डर के मारे कितने एमपी बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, बस सबको अपना काम धंधा करना है। कोई बिजनेसमैन है, किसी का दामाद है, किसी का कोई आईएएस ऑफिसर है, वो सोचता है कि मेरा रिवेंज मेरे बच्चों से ना ले लोग, क्योंकि ये कुछ भी कर देते हैं। अशोक लवासा क्या था, अशोक लवासा तो इलेक्शन कमिश्नर था और 4 साल पहले उसको हटा दिया, और उसके बाद उसके परिवार और बेटी और रेड मारनी शुरू कर दी। उसके बाद एक मिस्टर गोयल थे, वो इलेक्शन कमिश्नर बने, उनको भी गलत काम करने के लिए प्रेरित किया कि आप ये करो, ये उन्होंने कहा नहीं हम गलत काम नहीं करेंगे, हम तो रूल बुक के हिसाब से काम करेंगे। इनको रूल बुक वाला आदमी नहीं चाहिए, इनको रूल बुक वाला। अब धनखड़ साहब को धनखड़ साहब से क्यों परेशान है? धनखड़ साहब रूल बुक के हिसाब से काम कर रहे थे, धनखड़ साहब रूल बुक, धनखड़ साहब, और इनको लगा कि धनखड़ साहब जो है कोई साला हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब क्या साजिश कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उनका कम्युनिकेशन अपोजिशन पार्टी के साथ बढ़ गया था जब से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना था ना, महाभियोग की तैयारी हो रही थी उनके खिलाफ। तो उस बीच में उन्होंने अपोजिशन के लीडर से दोस्ती कर ली, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे जयराम रमेश हो, और जितने लीडर है। तो उससे ये लोग बड़े परेशान हो गए, उनको लगा कि यार ये तो हमारे घर का भेदी लंका ढाए, तो ये घर का विभीषण बन गया। तो ये सब चीजें सर जी। सर मेरा वो सवाल रह गया, डीएमके और अन्ना डीएमके वो पेरियार के विचार पर चलने वाली पार्टियां हैं, और तमिलनाडु में ये दोनों पार्टी वही चलती है, और वहां पर बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन, उनको क्यों समर्थन करेंगे लोग? और दूसरी बात, ये तेलुगु एमपीज जो हैं 3 पार्टी के, वो क्या चित्र बदल सकते हैं? देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा संकट आ गया। पहले मैं तमिलनाडु की बात कर लेता हूँ कि जो सीपी राधाकृष्णन साहब है, वो बेसिकली वो जो एआईएडीएमके की जो हायरार्की है, जो सपोर्ट बेस है एआईएडीएमके का, उसको कनेक्ट करते हैं। एआईएडीएमके का जो सपोर्ट बेस है, मतलब जयललिता वाला जो सपोर्ट बेस है, उससे उनकी कास्ट का ताल्लुक है। लेकिन इनको ये इससे ज्यादा इनको लगा कि एकदम द्रविड़ कैंडिडेट, तमिल कैंडिडेट दे दिया तो तमिल कैंडिडेट देने से क्या हो गया कि तमिलनाडु में बिखराव पैदा हो जाएगा। 39 एमपी है तमिलनाडु में, 39, तो वहां सारे एमपी एन ब्लॉक वोट करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि इंडिया अलायंस टूटेगा, इंडिया अलायंस टूटेगा, डीएमके उसे रिवोल्ट कर देगा, जैसे किसी स्टेट का अस्मिता का सवाल पर। तो वो हो नहीं रहा है, वो हुआ नहीं। तो उससे क्या है कि जो आपने बोला कि धर्म, वो ठीक है, धर्म पॉलिटिक्स है, लेकिन धर्म पॉलिटिक्स भी है, लेकिन एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी तो है। अगर हम किसी जाति और बिरादरी से हमारा ताल्लुक है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने कोई लिखाई पढ़ाई, आपने कोई लिखाई पढ़ाई लाइफ में किया है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से अपने लोगों को कुछ नेशनल पॉलिटिक्स से अलाइन होते हैं जब, तो एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन लेना पड़ता है आपको। और अगर आप आइडियोलॉजिकल पोजीशन नहीं लेंगे तो आपको नुकसान होता है, कई बार नुकसान होता है। तो डीएमके ने जो एमके स्टालिन है, उन्होंने कहा नहीं, विल टेक आइडियोलॉजिकल पोजीशन,
ये बीजेपी से जो आपने सनातन और धर्मणी का बात किया, तो उनको लगा कि देखिए, उन्होंने कहा कि ये सनातन ठीक है, वो इश्यू अलग है, लेकिन ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का लड़ाई है। देश का जी संविधान नहीं रहेगा तो ना डीएमके रहेगी, ना तमिलनाडु रहेगा, ना गुजरात रहेगा, ना एमपी रहेगा, ना एमएलए रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चोट पहुंच रहा है, तो पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। तो ये जो जी अपील है, यही जो है, सुदर्शन रेड्डी यही अपील कर रहे हैं कि मेरा निजी लड़ाई नहीं है, मेरा प्राइवेट लड़ाई नहीं है, मेरे को तो पेंशन मिलती है, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हूं। और दूसरी बात क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि तेलुगु देशम, तेलुगु जो स्वाभिमान है, मुझे लग रहा है कि उसका भी एक अपना वजूद है। और तेलुगु देशम पार्टी जब बनी थी, तो तेलुगु स्वाभिमान के आधार पर उसका जन्म हुआ था, क्योंकि टी अंजैया जो राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर थे और उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ, तो एनटी रामाराव तो अपना फिल्म से निकल करके पॉलिटिक्स का चस्का था उनको, तो उन्होंने इस इश्यू को उठाया कि देखिए, टी अंजैया भले ही कांग्रेस में है, और लेकिन उसके साथ राजीव गांधी ने ठीक बिहेव नहीं किया, और हम उसका बदला लेंगे। तो उन्होंने इसको वो कर दिया, फ्लेयर अप कर दिया, और वो फ्लेयर अप होकर के तेलुगु देशम पार्टी बन गई। तो अब यह है कि बड़े संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है कि तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु तेलुगु जो एमपीज हैं, तेलुगु एमपीज तेलंगाना में भी हैं और आंध्र प्रदेश में भी है। यहाँ पर एक मैसिव लेवल पर क्रॉस वोटिंग होगी, और क्रॉस वोटिंग को मुझे नहीं लगता कि क्रॉस वोटिंग कोई रोक पाएगा। जरूर क्रॉस वोटिंग, चाहे वो 10 वोट की क्रॉस वोटिंग हो, 5 वोट से हो, 15 वोट से हो, क्रॉस वोटिंग होगी। और क्रॉस वोटिंग से एक किस्म से जो अमित शाह, मोदी, इनको जरूर झटका लगेगा, और ये लगेगा कि एनडीए के अलायंस ने या बीजेपी के एमपीज ने किसी ने क्रॉस वोटिंग किया है। अब आप पता तो लगाते रहेंगे किसने किया, ये तो अब जांच बिठाएंगे जो भी करेंगे, तो लेकिन वो अलग इश्यू है। जी 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 आप सर, मैं अंत में आपको 2 सवाल करना चाहूंगा। एक तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, वो नायडू के साथ तो उनके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ, और पार्टियों के साथ उनके संबंध कैसे हैं, और आज की स्थिति में, आज की तारीख में कैसी स्थिति है, वो आप, देखिए, अंतिम सवाल। सुदर्शन रेड्डी साहब जो है, सुदर्शन रेड्डी साहब की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ है उनकी कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं, ये उनके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो जुडिशरी के आदमी है, लॉ के आदमी है, और लॉ के आदमी होने की वजह से वो उनकी स्ट्रेंथ बन गई। जब पहले दिन जब उनका घोषणा हुआ था, तब ये लग रहा था कि ही इज ए नॉन एंटिटी, बिकॉज ही इज नॉट ए पॉलिटिकल मैन। जब ये एक जनरल परसेप्शन मार्केट में चला गया कि वो तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, किसी का भी आदमी नहीं है, ही इज नोबडीज मैन। तो भाई, जो वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट होती है और चेयरमैन राज्यसभा होता है, तो ही शुड बी नोबडीज मैन। वो तो अबव ऑल होना चाहिए। तो वो लोगों को यही कह रहे हैं कि देखिए, मैं भारत का संविधान को जो थ्रेट है, एंड जो अलाइन होकर के पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन होकर के जो राज्यसभा चलाते हैं, मैं वैसा नहीं करूंगा। मैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करूंगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहा हूं, और मैंने इसीलिए इस मैदान में मैं आया हूं। तो मेरा निजी लड़ाई नहीं है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो अब क्या है कि ये उनकी स्ट्रेंथ बन गई। लोग कह रहे हैं, अच्छा वो क्या कर रहे हैं, सारे बीजेपी के एमपीज को उन्होंने फोन कर दिए। आज जब हम बात कर रहे हैं, तो इस समय सारा लेटर उन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस में, हो सकता है कि आपके गुजरात के एमपीज को गुजराती में चिट्ठी जा रही हो, अपील जा रही है उनकी। अच्छा, एक पेज का चिट्ठी जा रहा है उनका कि मैं क्यों खड़ा हुआ, मैं इलेक्शन क्यों कंटेस्ट कर रहा हूं। तो वो उसके कंटेंट, मुझे पता है उसके कंटेंट क्या क्या है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। वो कंटेंट आज जो है इशू हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि वो जो जा रहा है, तो उसमें केरल के एमपी भी हैं उसमें, चाहे वो कम्युनिस्ट हो या लेफ्ट वो हो, कांग्रेस वाले हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस रहे, तो गुवाहाटी के, असम के एमपी से भी उनके कॉन्टेक्ट है। और दूसरी बात है कि देश में जितने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेज हो, चाहे हाई कोर्ट के प्रेजेंट जजेज हो, रिटायर्ड जजेज हो, सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट जजेज हो, रिटायर्ड जजेज हो, ये सारा जुडिशियल जो नेटवर्क है देश का, ये उनके साथ एकत्र हो गया है पर्दे के पीछे, जो मेरी रिपोर्ट है। और उन्होंने, और जो एडवोकेट्स हैं, जैसे सपोज करो गुजरात में बीजेपी के एमपी है, उसका कोई रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट का जज उसका रिलेटिव है, तो वो हाई कोर्ट का जज उसको फोन कर रहा है
कि भाई ऐसा है, हमारा एक वोट हमें भी दे देना। भाई पर्सनल भी तो होता है ना कि भाई ये हमारे फैटर्निटी का आदमी जज है, ये जज साहब खड़े हैं, तो आपका क्या स्टेक है, आप दे देना। तो अब गुप्त वोट है, गोपनीय वोट है, तो वो दे देगा, क्या उसमें दिक्कत हो रही है। लेकिन इसमें एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, कि मैं चंद्रबाबू नायडू के बारे में अभी तक श्योर नहीं हूं। चंद्रबाबू नायडू अपने पत्ते तब खोलेगा जब उनको ये पता लग जाएगा कि एनडीए का कैंडिडेट पीछे चल रहा है और मेरे वोट देने से वो पासा पलट सकता है, तो वो तब अपनी राय बदलेगा। जब एनडीए का कैंडिडेट जीत रहा होगा और उसको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी ही इज विनिंग, तो ही विल नॉट डिच बीजेपी, ही विल गो विद बीजेपी। उसको लगेगा कि ये तो हार ही रहा है, उसको जब लगेगा कि एनडीए का तो भीतर, बीजेपी में तो अंदर रिवोल्ट हो गया है और रिवोल्ट बड़े पैमाने पर हो गया है, देन वो ही विल टेक ए पॉलिटिकल लाइन, अदरवाइज ही विल नॉट टेक द पॉलिटिकल, मतलब अदरवाइज ही विल गो विद बीजेपी। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि अभी भी जगनमोहन रेड्डी का तो पक्का है, लेकिन सवाल है कि जो तेलुगु प्राइड है, तेलुगु प्राइड का मुद्दा बहुत भयंकर, बहुत डीपली आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में बहुत बड़ा इश्यू बन गया है। और इसमें शिव कुमार, डीके शिव कुमार एंड जो तेलंगाना के एमपी है रेवंत रेड्डी, इन्होंने वहां मोर्चा संभाल लिया है और ये मोर्चा बंदी बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी मोर्चा बंदी है। मुझे सरप्राइज हो रहा है कि ये मेरी जो यादगार है 30-35 साल की, मैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन देख रहा हूँ, रिपोर्ट भी लिखता हूँ, खबर भी किया, इसको पहली बार ये इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, इतना इंपॉर्टेंट हो गया इलेक्शंस की डू एंड डाई का हो गया है। और मोदी सरकार भी पहले बहुत सीरियसली ले नहीं रही थी, उसको लग गया है कि ये क्या हो रहा है। तो अब जो उनको विद्रोह, अगर पार्टी के भीतर एमपीज नाराज है, उनको पता लग रहा है कि एमपीज नाराज है, उनको पता लग गया इस बात का कि एमपीज बहुत नाराज है, हमारे व्यवहार से नाराज है। और अमित शाह, इनके लोग एमपी से कैसा बर्ताव करते हैं आपको ज्यादा पता होगा, ये किस तरह से उनसे बातें करते हैं, किस तरह से उनको डांटते हैं फोन पर, या ऐसा रिपोर्ट एमपी ने हमको बताया कि हमको मतलब जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं। तो ये जो चीजें हो रही है, तो एमपी को लग रहा है कि दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक, ये सही मौका है कि हम स्ट्राइक करें और अपना बदला लें, क्योंकि किसी को डर नहीं। अभी 3.5 साल है ना, अभी डर कोई नहीं रहा है। 6 महीने बाद टिकट सिलेक्शन हो रहा होता है तो डरते लोग। तो इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो रहा है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में वाइस प्रेसिडेंट का पहला इलेक्शन है जिसमें जो रूलिंग पार्टी है वो बहुत डरी हुई है, बहुत ज्यादा डरी हुई है। और उनको लग रहा है कि अगर हमारा कैंडिडेट अगर हार गया, अगर सत्ताधारी कैंडिडेट अगर हार गया इलेक्शन, या पिछड़ गया, या क्रॉस वोटिंग, या नैरो मार्जिन से जीता, नैरो मार्जिन से, देखो हम किसी का जीतने की और हारने की कोई प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम जर्नलिस्ट ने, हमारा काम है सिचुएशंस को एनालिसिस करना। वी हैव ऑल रिस्पेक्ट टू सीपी राधाकृष्णन साहब, वी हैव ऑल रिस्पेक्ट टू सुदर्शन, बिकॉज ये उनका काम है, वो इलेक्शन उनको, वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, हम तो करेंगे नहीं। हम तो जो सिचुएशन, गिवन सिचुएशन में चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। तो यही सब है, बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। अभी आने वाले टाइम पर और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और 9 तारीख आते आते क्या होता है, तेल देखो और तेल की धार देखो। ठीक, थैंक यू। लखेड़ा साहब, आपने आज बहुत अच्छा विश्लेषण किया और अंदर की बातें काफी कुछ हमें उजागर करी। हमारे दर्शकों को भी आपने ये पूरा चित्र जो दिया है उससे वो लाभान्वित होंगे। और हम दर्शकों को भी अनुरोध करते हैं कि वो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखें। लखेड़ा साहब के अनुभव का हमें अर्क मिल गया इसी एपिसोड में। और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव पर हमारी नजर रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लखेड़ा जी। और फिर हम आपसे अनुरोध करेंगे और फिर से मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।